देखो, ला 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 ला। देखो यार, देखो यार, देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो। एक्सरसाइज 1.5 का क्लास 11 का मैथ का पहला क्वेश्चन है। कितना बोलना पड़ता है, सुनिए। u इज इक्वल टू 1,2,3,4,5,6,7,8,9। अच्छा हुआ खत्म हो गया। तो ये है एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जहां से सारे सेट ये बने हुए हैं, जहां से ये सारे एलिमेंट्स निकल निकल के आके एक नए सेट बनाए हुए हैं। तो हमको इसमें पहले क्वेश्चन में करना है ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। लो, पहले क्वेश्चन से ही मार्कर टाई टाई फिश। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ए डैश निकालिए। ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालिए। हम इतना बड़ा नाम ना लेके सीधा सीधा ए डैश निकालिए। तो कैसे निकलता है ए डैश? ए में जो एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट से गायब कर दीजिए। फिर से एक बार, ए में जो एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट से गायब कर दीजिए। तो क्या बचेगा? 5, 6, 7, 8। ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब अगला क्वेश्चन है इसमें बी सेट। तो बी सेट देखिए, वही चीज, बी में से, यानी कि बी में जो भी एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट से गायब कर दीजिए और जो बच जाएगा वो बी कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। तो देखिए, 2, 4, 6, 8 यहां से गायब कर देना है। तो क्या बचेगा? 1, 3, 5, 7, 9। ये रहा आपका बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद थर्ड नंबर में है आपको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट सेट। तो भाई इसको निकालने से पहले पहले मुझे ए यूनियन सी सेट के अंदर आता क्या है उसको तो निकाल ले पहले। तो ए और सी का यूनियन बनाना है। यूनियन का मतलब हो गया कि जो कॉमन पार्ट होगा वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी सारे उतर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 उतरेगा, 2 उतरेगा, 3 इसमें भी है, इसमें भी है तो एक ही बार उतरेगा, 4 इसमें भी है, इसमें भी है तो एक ही बार उतरेगा। फिर इसके तो सारे एलिमेंट उतर गए, ये भी उतर गया, अब बचा 5 और 6 तो ये भी उतर जाएगा। तो ये रहा आपका ए यूनियन सी। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो बस वही है, ये जो भी एलिमेंट हो इसको आप यूनिवर्सल सेट से गायब कर दीजिए। तो क्या बचेगा? किसको गायब करना है भैया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 को गायब कर दीजिए तो बच जाएगा 7, 8 और 9। और ये रहा आपका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट सेट। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन। व्हाट इज फोर्थ वन? फोर्थ वन इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सेट। तो देखते हैं, पहले तो ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा भाई। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी होता है कि जो ए और बी में कॉमन है उसको एक बार लिखो, बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। ठीक, तो ये लिखा 1, 2 देखिए दोनों में, सॉरी दोनों में नहीं, दोनों में है तो ये एक बार लिखा जाएगा। 3, 4 देखिए दोनों में है तो एक बार लिखा जाएगा। अब यहाँ के तो पूरे हो गए, यहाँ के पूरे हो गए, ये 6 और 8 बच गया तो इसको भी लिख देते हैं। तो दिस इज योर ए यूनियन बी। अरे अभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये आंसर नहीं है। इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए, इसका कॉम्प्लीमेंट है यानी ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से गायब कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8 सब गायब कर देंगे तो ये 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। देखो, अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट में गाली वाली मत देना मेरे को। देख लीजिए, कंसेप्ट से आप अपने तरीके से सॉल्व करिए, मैं कंसेप्ट भी बताता जा रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज योर फोर्थ वन। तो नाउ द फिफ्थ वन। तो मैं यहाँ पे रफ करता हूँ फिफ्थ वन के लिए।
फिफ्थ सेट है ए डैश का डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जो भी आया होगा उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट। तो आपको क्या करना है, तो आपको पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, फिर इसका वापस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट सेट, तो फिर से वही जो अपन फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, 1 2 3 4 ए से यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए और बचेगा जो वो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा, यानी ए डैश हो जाएगा, सीधा सीधा ए डैश हो जाएगा। और फिर इसका फिर से डैश निकालना है। तो फिर से डैश निकालने का मतलब है कि ये हमारे पास सेट था, अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब इस सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से गायब कर दीजिए। तो 5 6 7 8 9 गायब हो जाएगा। तो इस बार वापस आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये रहा आपका ए डैश का अगेन डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट सेट का अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 1 2 3 4 वापस आ गया। और ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, वापस आ गया हम कहा, ए सेट में। तो जब भी हम किसी डैश का डैश निकालेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वापस वही सेट आ जाएगा। ठीक है, कौन सा सेट, जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है। ठीक है, तो दिस इज योर फिफ्थ वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी माइनस सी का होल डैश। सिक्स्थ वन देखिए, बी माइनस सी का होल डैश निकालना है, तो सबसे पहले बी माइनस सी तो निकालो सर। तो बी माइनस सी निकालते हैं। ब्रैकेट क्यों लिखा, कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट की यहाँ पे तो। ठीक, तो बी माइनस सी का मतलब होता है बी में से सी के एलिमेंट को हटा दो। ठीक है, सी में 3 है, यहाँ है 4 है, हाँ तो 4 हम नहीं रखेंगे क्योंकि 4 जो है वो सी में भी है। तो बी में से सी के एलिमेंट हटाने हैं। और 5 6 है यहाँ पे, तो देखिए 4 और 6 सी में है, इसलिए सी के ये दो एलिमेंट हम यहां से गायब कर देंगे। तो इसका आंसर होगा 2 और 8। तो दिस इज योर बी माइनस सी, बी में से सी के एलिमेंट हटा दिया हमने। अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब वही यार, ये जो एलिमेंट है ये यूनिवर्सल सेट से गायब कर दो, तो गायब कर दिया मैंने। 2 और 8 को गायब कर दो, क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 और 9। तो दिस इज योर बी माइनस सी का डैश। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा ब्रेक। ला 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 तू मेरे वास्ते माना जान था, तू मेरे वास्ते माना जान था, तू मेरे वास्ते। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है आपका यूनिवर्सल सेट आपको सामने है और आपको निकालना है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको फिर वही क्वेश्चन कुल मिलाकर सबके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो ये रहा आपका ए सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ए डैश निकालना है। तो आप बताइए ए डैश क्या होगा, वही ए बी सी यूनिवर्सल सेट से गायब कर दो, तो जो बचेगा वो सब ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। उसके बाद इसका आंसर देखिए बी डैश, तो डी ई एफ जी ये आप जो है यूनिवर्सल सेट से किक आउट कर दीजिए। तो अब ये आएगा ए बी सी, डी नहीं भैया, डी ई एफ जी गायब कर देने का है, बचा क्या एच। तो ये रहा आपका बी डैश। उसके बाद सी डैश निकालते हैं। तो इसमें से ए सी ई जी ये आपका सी है, इसको आपको यूनिवर्सल सेट से किक आउट कर देने का है। तो ए सी ई जी, ए सी ई जी हटा दीजिए तो बच जाएगा यहाँ पे बी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, उसके बाद एच। देख लीजिए भैया, कुछ गलती हो तो सुधार लीजिएगा या कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, तो दिस इज योर थर्ड वन। और हमें फोर्थ वाला बचा है, फोर्थ वाला भी कर लेते हैं। D इज इक्वल टू
FGHA। तो आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। भाई एक क्वेश्चन तो आप करके बता देना कमेंट में, लगे कि हाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर भी मैं कर दूं क्या, हिंट दे देता हूं। ये जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट से, ये F गैप कर देना, G गैप कर देना, H गैप कर देना, A गैप कर देना, और जो बच जाए वो यहां पे लिख देना, और बन जाए तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है मुझे को ही एग्जाम देना है। चलिए ठीक है, ये सब नौटंकी चलती रहेगी, अपन को करना है, अपन को ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यानी आपको यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर के कलेक्शन करने हैं, और ये कब तक करने हैं? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कब तक करने हैं, उसने लिखा हुआ है नेचुरल नंबर को आप यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। तो पता नहीं कहां तक जाएगा ये नंबर, क्योंकि कोई एंड दिखाई नहीं उसमें। तो राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने हैं। देखिए, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये आपका पहला क्वेश्चन। इसका मतलब इस सेट के अंदर क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? इसके अंदर वो x आएंगे जो इवन नेचुरल नंबर हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करते हुए, ठीक, यानी यहीं से आएंगे वो। तो हमने यूनिवर्सल सेट से ही ये सेट निकालना है या बनाना है। तो ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और ये रहा आपका रोस्टर फॉर्म। अब हमको इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो आप क्या करिए, मैं मान लेता हूं इसको ए सेट, या ये रहा ए सेट। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो भैया देखो 2, 4, 6, 8 ये सारी चीजें यूनिवर्सल सेट से गायब कर देना है। तो बचेगा क्या? तो बचेगा 1, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर बचेंगे। और इस तरह के नंबर को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताइए भाई? x सच डेट x, जैसे लिखा है ये इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब आप समझ गए होंगे, ये है आपका x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि ऐसा हमको दिख रहा है, देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं ये रफ करता हूं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखिए, ये वाले सेट के अंदर अगर मैं इसको ए सेट मान लूं, तो मेरा जो सेट बिल्डर से सीधे टेबुलर फॉर्म में अगर मैं इसको करूं, यानी रोस्टर फॉर्म में इसको करूं, तो इसके अंदर वो x आएंगे जो ऑड नेचुरल नंबर है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के नंबर। और ये आएंगे भैया यूनिवर्सल सेट से, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट बनाने हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए आप। अगर 1, 3, 5, 7 यहां से यूनिवर्सल सेट से गैप कर देंगे तो बच जाएगा 2, 4, 6, 8 इस तरह के नंबर बच जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि आप यही सोच रहे हो कि ये ऊपर वाले का क्वेश्चन ही पूरा बन गया, तो फिर भी हम करना तो पड़ेगा ना, करिए। तो ये जो सेट है, अगर मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं तो क्या बनेगा? हाँ भाई बनेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था। चाहते तो हम इन दोनों को ऐसे ही बता देते, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ही तो है। फिर भी अपन को हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअल ट्रीट करना है। हम ये नहीं सोचेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसे लाइन से नहीं आने वाला, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका। अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है,
तो देखिए स्टैंडर्ड कहता है कि अगर सेट बिल्डर का क्वेश्चन है तो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना चाहिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नियम नहीं है, ऐसे कर देना आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। देखिए ए डैश, तो इसका हम सेट बिल्डर लिखते हैं तो कुछ नहीं, वो पहला क्वेश्चन जो अपना था वही लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स, क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। दिस इज योर सेकेंड वन। आइए थर्ड वन करते हैं। जब खोने को कुछ ना हो तो पाने का मजा ही कुछ और होता है। तो आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव नेचुरल, नहीं भाई नेचुरल नहीं, मल्टीपल ऑफ 3। मैं इसको ए सेट मान लेता हूं और पहले मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाता हूं। देखिए x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी यहाँ पे जितने भी x होंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, वो भी पॉजिटिव नंबर के, मतलब कि कुल मिलाकर 3 का पहाड़ा लिख देना है। 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश। बहुत गर्मी है री, फिर से पढ़ाना तो पड़ेगा। चलो ए इक्वल टू आपके सामने ये रहा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी ए डैश निकालते हैं। अब अगर इनमें से नहीं, उनमें से इन एलिमेंटों को गायब कर दें तो ए डैश में क्या बचेगा, थोड़ा सोच के बताइए। तो सोच लिया क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इन नंबरों को यूनिवर्सल सेट से गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 1, 2, 3 तो भैया लिखना नहीं है। अब 4, 5, 6 लिखना नहीं है, फिर 7, 8, 9 लिखना नहीं है। इसी तरीके से ये नंबर आएंगे। तो ये जो नंबर है ये 3 के मल्टीपल में नहीं आते, यानी 3 के टेबल में नहीं आते, इसीलिए ए डैश को कैसे लिखा जाएगा, ए डैश को लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये रहा आपका ए डैश। अगर आप चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि ये जो x हो गए ये सब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ जितने भी नंबर होंगे जो कि 3 के भले मल्टीपल ना हो लेकिन होंगे वो सारे नेचुरल नंबर। तो अब आते हैं इसके, थर्ड वन हो गया, अब आते हैं इसके फोर्थ वन क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। अगर मैं इसको ए सेट मान लूं तो मेरे पास जो नंबर होंगे यहाँ पे जितने भी एक्स होंगे वो यहां से निकले हुए प्राइम नंबर होंगे। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहें, इसका ए डैश निकालना चाहें तो प्राइम नंबर का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। तो अगर तुम यहाँ सारे प्राइम नंबर रख रहे हो तो यहाँ पे कौन रखे जाएंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं रखे जाएंगे, प्राइम नंबर के उल्टे यानी कि कंपोजिट नंबर रखे जाएंगे। तो यहां से जो भी प्राइम नंबर होगा वो अगर यहाँ लिखते हो तो यहाँ पे प्राइम नंबर हटा के जितने भी नंबर होंगे वो सब कंपोजिट होंगे। इसका मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक। तो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एक्स सच दैट एक्स, यानी इसमें जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वो लिखे जाएंगे, लेकिन
वो सारे नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 और डिविजिबल बाई 5 होने चाहिए। तो इस सेट के अंदर सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो कि डिविजिबल बाई 3 होंगे, यानी या तो वो 3 से डिवाइड होंगे, 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे, सॉरी D3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है, मतलब इसका उल्टा सेट बनाना है, तो बहुत सिंपल, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ये हो गया आपका a का a डैश वाला सेट। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर not divisible by 3 and 5। तो ये रहा आपका फिफ्थ वन। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लिखा है x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी यहाँ पे जितने नंबर होंगे सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या है कि देखिए, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1, 2 का स्क्वायर करूं तो 4, 3 का स्क्वायर करूं तो 9, यानी ये जो नंबर है 4 का स्क्वायर करूं तो 16, 5 का स्क्वायर करूं तो 25। ये जो नंबर है, ये जो स्क्वायर करने के बाद आ रहे हैं सिंपल नंबरों को, ये नंबर कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। यानी यहाँ पे आएगा 1, 4, 9, 16, 25, ऐसा करते हुए ये जो सेट है, ये सेट परफेक्ट स्क्वायर का कलेक्शन है। मैंने इस सेट को यहां पे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि यहां पे अगर परफेक्ट स्क्वायर लिखे जाएंगे तो इसका उल्टा सेट, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट वो x लिखे जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कॉम्प्लीमेंट एक प्रकार का उल्टा सेट होता है। अगर इस सेट में आपको जो भी चीज दी हुई है उसका उल्टा आपको कॉम्प्लीमेंट सेट में लिखना रहता है। और जो इसका बेस है वो ये है कि आपको इन सेटों को यूनिवर्सल सेट से हटा देना है, सॉरी आपको इन एलिमेंटों को यूनिवर्सल एलिमेंट से हटा देना है। तो जो बच जाएगा वही ए का कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। या आप इसको ऐसा सोच लीजिए, या तो आप इसी का उल्टा लिख दीजिए। जैसे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले एलिमेंट होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। वही परफेक्ट क्यूब क्या होता है देखिए, 1 का क्यूब करो तो 1, 2 का क्यूब करो तो 2 को 3 बार इंटू कर दीजिए भैया 8। इसी तरह 3 का क्यूब करिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9, 9 3 27। ऐसे ही 4 का क्यूब करिए, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो ये जो नंबर आ रही है ये सब क्या है? परफेक्ट क्यूब। तो अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो इसके अंदर लिखा जाएगा 1, 8, 27 और 64। तो ये आपके होंगे परफेक्ट क्यूब। तो अब मैं इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर यहां पे परफेक्ट क्यूब लिखोगे, सॉरी अगर यहाँ पे परफेक्ट क्यूब लिखोगे तो यहाँ पे जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसको लिख देंगे। यानी x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे जितने भी x के कलेक्शन होंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, यानी ये नंबर नहीं आएंगे। बाकी सारे नंबर यूनिवर्सल सेट से आ जाएंगे, क्योंकि यही नंबर तो यूनिवर्सल सेट से गायब करना है भैया। देखिए खत्म, टाटा बाय बाय। Now the next question.
तो ये आपका 8th क्वेश्चन, इसमें लिखा है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। मतलब कि यहाँ पे जितने भी x होंगे वो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो x आया होगा, यानी वो कितना आया है, देखिए ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 लिखा है, ये प्लस 5 इधर गया इक्वल के, तो 8 माइनस 5 हुआ, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो x होगा वो होगा 3। तो अब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब इस सेट के अंदर, इस कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के अंदर 3 नहीं होना चाहिए, यानी 3 को यहां से हटा दो यूनिवर्सल सेट से, तो आपको बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। तो इतने सारे एलिमेंट ना लिख के इसका हम बनाते हैं कुछ सेट बिल्डर फॉर्म टाइप का। तो x सच दैट x नॉट इक्वल टू 3, यानी x ऐसे लिखो कि वो x 3 के बराबर बस ना हो, और बाकी सारे नेचुरल नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे यहाँ के सारे, बस x 3 के बराबर ना हो। इस तरीके से आप 3 यहां से गायब कर दोगे और बाकी सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख दोगे। तो ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। द नेक्स्ट वन इज 9th क्वेश्चन। इस सेट में आपको x जो लिखना है, यानी अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो x लिखना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो देखिए 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, मैंने 9 को यहीं रखा, प्लस 5 को उधर फेंका, 9 माइनस 5 हो गया, 9 माइनस 5 करोगे तो 4 आएगा, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 कर दीजिए तो ये 2 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो इसके रोस्टर फॉर्म में सिर्फ आएगा 2। मैं इसको ए सेट मान लेता हूं। तो ये रहा इसका सेट बिल्डर फॉर्म और ये रहा इसका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब मुझे अगर वापस उसी तरीके से अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो मैं उसी तरीके से जैसे इसके पहले क्वेश्चन में 3 के लिए लिखा था वैसे इस 2 के लिए लिखूंगा। तो x सच दैट 2x प्लस 5, या इतना भी ना लिख के x सच दैट x नॉट इक्वल टू 2 बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी x लिखे जाएंगे वो सभी नेचुरल नंबर रहेंगे सिवाय एक के कि आपको x इक्वल टू 2 बस यहाँ पे नहीं लिखना है। अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो इसके अंदर आता है 1 3 4 5 6 सारे नंबर आ जाएंगे, सिर्फ 2 गायब होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका रोस्टर फॉर्म जो कि इसका मतलब है। 10th वन, x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। इसका मतलब मुझे इसका अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाने जाऊं तो मुझे यहाँ पे सारे x लिखने हैं जो कि 7 या 7 से ज्यादा हो, यानी 7 8 9 10। ठीक, तो ये रहा इसका रोस्टर फॉर्म। अब अगर मुझे, मैं इसको पहले ए सेट मान लेता हूं ताकि आपको डिफरेंस दिखे कि कहां मैं कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूं और कहां मैं नॉर्मल सेट लिख रहा हूं। यानी ये इसका रोस्टर फॉर्म है, अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, तो ये 7 8 9 10 के बाद वाले नंबर यूनिवर्सल सेट से गायब हो जाएंगे और बाकी आगे के नंबर यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। तो आगे के नंबर में आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये था इसका कॉम्प्लीमेंट सेट। अब अगर मेरे को इसका रोस्टर फॉर्म बनाना है तो इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। x सच दैट x, इस बार जो x होगा वो 7 से छोटा होगा और ये जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। नेचुरल है, यही तो लिखना है अपन को। तो जो भी x यहाँ पे देखिए लिखे गए हैं ये सब नेचुरल नंबर है और 7 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये रहा कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ दिस सेट। ये रहा आपका 11th क्वेश्चन। अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो यहाँ पे लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे जितने भी x लिखे जाएंगे वो सब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे
और दूसरा इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ये इक्वेशन क्या है, पहले मैं इसको इजी करता हूं। तो ये है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इस 1 को इधर फेंकिए तो वैसे ही सॉल्व होता है जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व होती है। 10 प्लस 1 उधर गया तो ये आ गया आपका 10 माइनस 1 9। और जैसे ही हम इस 2 को उधर फेंकेंगे तो ये चला गया डिवाइड। अगर मैं इसको काटूं तो ये आता है 4.5, यानी x जो है वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए। इस कंडीशन का मतलब है, मैं इसको अगर ना भी लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x जो है वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी शर्त है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको भरूं तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर आता है 5 6 7 8 और यहां से पूरा इनफिनाइट जाएगा। तो ये रहा वो रोस्टर फॉर्म इस सेट का। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, यानी यहाँ के सारे नंबर 5 से लेकर पूरा इनफिनाइट तक आप यूनिवर्सल सेट से गायब कर दीजिए। तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 2 3 4, और वही हमने लिखा है। ठीक, अब अगर मुझे इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे। तो देखिए हम इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x है वो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। ये जितने भी x है देखिए ध्यान से, या तो ये 4 से छोटे हैं और या तो फिर ये 4 आ गए। देखिए ये पहला x, देखिए ये 4 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, और 4 4 के बराबर है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ 11th क्वेश्चन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका 4th क्वेश्चन है, ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, ये रहा आपका ए सेट, ये रहा आपका बी सेट। अब आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालिए, राइट हैंड साइड अलग निकालिए और बताइए कि ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को निकालने के पहले, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले ए यूनियन बी तो निकाल ले पहले। तो ए यूनियन बी क्या है, देखिए ए यूनियन बी का मतलब होता है जो कॉमन पार्ट है वो एक बार लिखिए ए और बी में, और बाकी सारे नंबर लिख दीजिए 3 4 5 6 7 और 8। तो 2 बस कॉमन था, उसको हमने एक बार लिखा, बाकी सारे नंबर लिख दिए। दिस इज योर ए यूनियन बी। और अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको ये सारे नंबर यूनिवर्सल सेट से गायब कर देने हैं और जो बचेगा उसको लिख देना है। तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 गायब हो गया, तो बचा 1 और 9। तो ये रहा आपका इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी में जो इसका RHS पार्ट है उसको निकाल लेते हैं। तो RHS पार्ट देखिए, इसमें जो RHS पार्ट है उसमें लिखा है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो पहले तो हम A डैश निकालें कि A डैश है क्या। ये रहा आपका A डैश का मतलब है कि इन एलिमेंटों को यूनिवर्सल सेट से गायब कर दीजिए और जो बचेगा वो A डैश कहलाएगा। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 गायब कर देते हैं, तो अंदर बचेगा 1, 2 गायब हो गया तो 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। तो ये आ गया 1 3 5 7 9, बाकी 2 4 6 8 इससे गायब कर दिया है यूनिवर्सल सेट से। तो दिस इज योर ए डैश। और अब हम आते हैं इसके बी डैश बनाते हैं। पहले बी डैश है क्या, तो 2 3 5 7 यहां से गायब कर दीजिए, तो क्या बचेगा, तो बचेगा 1 2 3 लेना नहीं है तो 4, 5 लेना नहीं है तो 6, 7 लेना नहीं है तो 8 और 9। तो दिस इज योर बी सेट, दिस इज योर ए सेट। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन देखिए, ए डैश और बी डैश का जो इंटरसेक्शन है
इनमें क्या कॉमन है, तो देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये रहा 1। इसमें 3 है, नहीं है। इसमें 5 है, नहीं है। इसमें 7 है, नहीं है। इसमें 9 है, हाँ इसमें भी 9 है, तो ये रहा आपका 9। तो बस हमको कॉमन पार्ट लिखने रहते हैं दोनों सेट के। तो दोनों में कॉमन पार्ट है, देखिए इसमें 1 है और इसमें 9 है, इसलिए ये रहा इसका सेट। और अगर ध्यान से देखिए तो ए यूनियन बी का होल डैश भी 1,9 आया है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी जो सेट आया है वो 1,9 आया है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर होता है, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन के बराबर। ये आपने प्रूफ कर दिया। तो अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये रहा इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हमको इसको भी वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। पहले तो हमको ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है इसको निकालना है। तो ए और बी में जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो क्या है, ध्यान से देखिए इसमें कॉमन पार्ट क्या है, तो इसमें कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो ये रहा मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब आपको इस 2 को यहां से गायब कर देना है, तो बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मैं ए डैश निकालूं, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड भी निकालना है, तो पहले हमको ए डैश निकालना पड़ेगा। तो ए डैश क्या होगा, 2 4 6 8 गायब कर दीजिए यहाँ से यूनिवर्सल सेट से, तो बचेगा 1 3 5 7 9। दिस इज योर ए डैश सेट। अब अगर मैं यहाँ पे बी डैश निकालू, क्योंकि बी डैश भी चाहिए तभी तो इनका यूनियन हो पाएगा, तो 2 3 5 7 यहाँ से गायब कर दीजिए। तो 2 3 5 7 गायब करना याद रखिएगा, तो 2 नहीं लिखना है, 3 भी नहीं लिखना है, 4 5 भी नहीं लिखना है, 6 7 भी नहीं लिखना है, तो 8 और 9। तो ये रहा आपका बी डैश। अब मुझे इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन के अंदर क्या आता है, यूनियन के अंदर कॉमन पार्ट एक बार आता है और बाकी सारे नंबर आ जाते हैं। तो कॉमन पार्ट इसमें 1 है और कुछ कॉमन पार्ट 9 है, देखिए 9 भी एक बार लिखा जाएगा। तो 3 4 5 6 7 8, और ध्यान से देखिए यहाँ पे दोनों में 9 है तो वो एक बार लिखा जाएगा। तो ये रहा आपका ए डैश यूनियन बी डैश। और अब देखिए ध्यान से इसको और इसको देखिए, ये दोनों सेम है और वही हमको वेरीफाई करना था। तो लास्ट में आप उसी चीज को लिख देंगे, और लास्ट में इसको लिखने के बाद आपको लिख देना है वेरीफाइड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चनों का वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम कैसे बनता है उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल को समझते हैं, फिर ऑटोमेटिक आपको वेन डायग्राम बनने लगेगा। देखिए मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 लिया है, फिर एक ए सेट और बी सेट निकाला है वहां से। तो 1 2 3 में 1 2 3 को ए सेट के अंदर रखा और 3 4 को बी सेट के अंदर रखा। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट सेट निकालूं तो 1 2 3 को इससे गायब कर देंगे तो बचेगा 4 5, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी वाले सेट में एलिमेंट है 3 4, तो 3 4 को इससे गायब कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो बचेगा 1 2 5। ये हमने ये 4 सेट बना दिए यहां से। अब अगर मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है तो देखिए ए यूनियन बी का होल डैश, पहले हम देखते हैं कि ये सेट आता क्या है। तो ए यूनियन बी पहले निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, ये ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में जो कॉमन पार्ट है वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी सारे नंबर लिख दिए जाएंगे। तो 1 2 देखिए 3 दोनों में है तो 3 एक बार, और ये 4। अब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इस सेट के अंदर क्या आएगा, देखिए ये जो 1 2 3 4 है ये आपको यूनिवर्सल सेट से गायब कर देने हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 5। तो दिस इज योर आंसर। लेकिन ये सेट है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा देखिए।
वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये जो बॉक्स है इसमें ये होगा यूनिवर्सल सेट, ये पूरा बॉक्स यूनिवर्सल सेट का बॉक्स है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूं जो कि ए सेट दिखाएगा, और यहाँ पे मैं एक दूसरा सर्कल बनाता हूं जो कि बी सेट दिखाएगा। इसमें लिखना है 1 2 3 और इसमें लिखना है 3 4। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 और 3 4, ठीक है, और 5 मैं अलग लिख लेता हूं। तो अब अगर ध्यान से देखिए, ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 3 4 है, और दोनों के कॉमन पार्ट में 3 है। इसको इस तरीके से दिखाया जाएगा, दोनों के कॉमन पार्ट में 3 है, यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी कोई निकालने को बोलता तो इसके अंदर कौन था, 3। अगर इसका शेडिंग करना होता तो हम यहां करते, तो खैर अभी ये ऐसा नहीं है। तो ये वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने ये जो एग्जांपल लिए इससे आप बड़े आराम से इसकी शेडिंग कर पाएंगे। तो फाइनली आपका जो आंसर आया है वो है ए यूनियन बी का होल डैश। वो कितना आया, 5 आया, और 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर है, इसका मतलब इसकी शेडिंग आएगी बाहर साइड। जो भी आंसर आता है आपको वो आंसर कहां पे लिखा है वहीं पे आपको शेडिंग कर देनी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का होल डैश की शेडिंग आएगी बाहर साइड, ठीक। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए यहाँ पे ये ए डैश और बी डैश है, तो पहले हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इसका इंटरसेक्शन देखिए, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो है आपका 5, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 5। अब मुझे इसका क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ध्यान से देखिए, इसका भी 5 आया था, इसका भी 5 आया था, तो इसका जो वेन डायग्राम होगा, इसका भी वेन डायग्राम एकदम सेम होगा, यानी 5 जो है वो बाहर था। ये आपका यूनिवर्सल सेट जिसमें ए का सेट यहां लिखना है, बी के एलिमेंट यहां लिखने हैं। ये था 1 2 3 4, ये 1 2 3 एक सेट का है, 3 4 बी सेट का है। देखिए कॉमन पार्ट में 3 है दोनों के, ए के अंदर भी आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों के अंदर 5 नहीं था, तो मैंने पूरे यूनिवर्सल सेट में 5 को बाहर लिख दिया है। हालांकि ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक, बाहर भी लिख सकते हैं इसको। तो अब अगर मेरे को कहा जाए कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का शेडिंग करिए, तो मैं सिर्फ इसको देखूंगा, ये 5 कहाँ है, बाहर है, इसलिए इसकी शेडिंग भी एकदम सेम होगी जैसे ऊपर वाले की हुई थी। और ध्यान से देखिए, ये वाला यानी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम शेडिंग आ रही है। इसका मतलब कि ये इसके इक्वल है। यहीं पे मैं एक लॉ बता देता हूं जो कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए यूनियन बी डैश, हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। इसको कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। 2 डी मॉर्गन लॉ होते हैं, ये पहला लॉ है आपका। डी मॉर्गन लॉ का पहला लॉ ये है कि ए यूनियन बी का जब होल डैश निकालोगे तो वो वही आएगा जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आएगा। इसकी शेडिंग भी देखिए सेम आ रही है। अब अपन थर्ड एंड फोर्थ करते हैं। इसके जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले हम ये पता करें कि इसकी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी आता क्या है, फिर उसका होल डैश निकालेंगे। तो ए और बी में जो इंटरसेक्शन है वो है आपका 3, और अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालूं यानी कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो आपको 3 गायब कर देना है यूनिवर्सल सेट से, तो बचेगा 1 2 4 और 5। अब अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो ये होगा, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए
और ये बी। ए के अंदर था 1 2 3, बी के अंदर था 3 और 4 और बाहर था 5। यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा होता है, इसके अंदर सभी एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी शेडिंग कहाँ जाएगी, 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 यानी 3 वाला पार्ट नहीं लेना, तो ये शेडिंग होगी इसकी, 1 2 भी होगा, 4 भी होगा और 5 लिखा है, इसका मतलब बाहर भी होगा। तो क्या नहीं होगा, सिर्फ 3 पार्ट नहीं होगा, बाकी सभी में शेडिंग होगी। ठीक वैसे ही हम इसका जब ए डैश यूनियन बी डैश निकालने को जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 4th वन में, तो सबसे पहले हम इसका सेट निकालेंगे कि इस सेट के अंदर आता क्या है। तो ए डैश में पहले से बना के रखा हूं, बी डैश में पहले से बना के रखा हूं, सिर्फ इसका यूनियन बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन पार्ट है सिर्फ 5, बाकी सारे नंबर उतर आएंगे 1 2 4 5। अब अगर ध्यान से देखिए तो ऊपर वाला और ये वाला सेम है, तो इसकी भी शेडिंग एकदम सेम आएगी, तो मैं इसके लिए अलग से शेडिंग नहीं कर रहा हूं। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाला सेट और वो वाला सेट सेम है, इसका मतलब ए यूनियन बी डैश ए डैश यानी ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश के बराबर होता है, और इसी को कहते हैं डी मॉर्गन का सेकंड लॉ। डी मॉर्गन के 2 लॉ होते थे, एक होता है ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये पहला लॉ, और ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम इसको कहते हैं डी मॉर्गन का दूसरा लॉ, और ये हमने प्रूव भी कर दिया है डी मॉर्गन लॉ को। दिस इज योर सेकंड लॉ विच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर के क्वेश्चन में। Now the next question. Let U be the set of all triangles in a plane. एक यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे हर टाइप के ट्राइंगल्स लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन में पता नहीं कितने ट्राइंगल होंगे, राइट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, नॉर्मल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो हर टाइप के जो ट्राइंगल होंगे वो यहाँ पे इस यूनिवर्सल सेट के कलेक्शन होंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। इसके अंदर यानी ए सेट के अंदर यहाँ पे लिखा है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, इस सेट के अंदर वो सारे ट्राइंगल होंगे जिन ट्राइंगलों का कम से कम एक एंगल 60 से अलग होगा, 60 से अलग होगा, ठीक है। तो ये आपका ए सेट के अंदर आएंगे, मतलब ये एंगल भले 60 हो लेकिन एक एंगल 60 से हट के होगा, ऐसे सारे कलेक्शन ए सेट के अंदर आएंगे। अब आपको इसका ए डैश निकालना है। ए डैश के अंदर क्या आएगा, तो आंसर है वो जो 60 डिग्री आपने हटाया है यहाँ से, ये 60 डिग्री कम से कम एक एंगल नहीं होगा, ये आपने हटाया है, डिफरेंट होना चाहिए 60 से एक एंगल, हम इसमें उसको जोड़ देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। मतलब तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री होगा, वो वाले सारे ट्राइंगल ए डैश के अंदर आ जाएंगे। और अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये तीनों एंगल जब 60 डिग्री के होते हैं तो हम उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का कलेक्शन। तो इस ए डैश के अंदर आएंगे सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। नाउ द लास्ट वन इज 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी यहाँ पे ब्लैंक्स भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, कुछ इस तरीके से भरने हैं कि ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अब हमने इसको भरने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को देखते हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने लिखा है 1 2 3 और यहीं से एक सेट बनाया, 1 बस लिया मैंने यहाँ पे। फिर ए डैश इसका क्या निकलेगा, तो 1 को यहां से गायब कर दीजिए यूनिवर्सल सेट से, तो आया 2 3।
अब यूनिवर्सल सेट का अगर कोई कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट को गायब कर दीजिए। अगर इनके एलिमेंट को ही गायब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। मतलब आपको 1 2 3 को इसी यूनिवर्सल सेट से गायब कर देना है, तो क्या बचेगा, खाली सेट। इसी को अपन फाई भी कहेंगे। ठीक, अब आते हैं इसके ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट पे। पहला लिखा है ए यूनियन ए डैश, तो चलिए बनाते हैं ए यूनियन ए डैश होगा क्या। ए और ए डैश का यूनियन क्या होना चाहिए, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन नहीं है तो बाकी जो एलिमेंट है वो तो उतरेंगे ही। अब कॉमन होता तो वो भी एक बार उतर जाता। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये जो 1 2 3 है ये खुद यूनिवर्सल सेट ही आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं यू। इसका जो सेकंड वन है वो है फाई डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो फाई तो ये है, तो फाई डैश क्या है फिर, तो फाई डैश क्या है, अगर फाई मतलब खाली सेट है तो फाई डैश मतलब उसमें सारे भरे सेट हो जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएंगे 1 2 3। फाई डैश का मतलब है यहाँ पे, जैसे ये फाई डैश है, इसका मतलब ये जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है इसको हम फाई कह रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको एक बार और वो लगा दूं डैश, तो इसका मतलब फाई का डैश लग गया। अगर मैं इसमें एक बार और डैश लगा दूं तो फाई का डैश लग गया। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि खुद वही सेट आ जाता है। ठीक है ना, देखिएगा पीछे जाइएगा फिर से देखिएगा, किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वही सेट वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आइए, इसका मतलब वो कह रहा है कि 1 2 और 3 यानी खुद यूनिवर्सल सेट में ही आप इसका इंटरसेक्शन निकालिए। तो इसमें ए का इंटरसेक्शन मतलब इनमें कॉमन क्या है, आंसर है 1, यानी खुद ए सेट आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा यानी कि ए। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। थर्ड वन देखिए, ए डैश यानी ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, यानी इसमें कोई कॉमन पार्ट आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हो जाएगा खाली सेट, या इसको हम कह सकते हैं फाई। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन में यू डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ, यू डैश हम पहले निकाल के बैठे हैं, यू डैश का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब खाली सेट ही आएगा और इस खाली सेट को अपन फाई भी कहते हैं और उसी फाई को अपन यू डैश भी कह रहे हैं। तो पीछे जो भी आंसर हो आप उसको लिख दीजिएगा, दोनों आंसर करेक्ट है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.5। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, तब तक के लिए वेट करिए।